सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सीओ से शादी कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारी और भी नई नई कहानियां जल्द ही आप लोगों के बीच आती रहेगी, तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर करवा दें। 2000 होते ही मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी और लेकर आ रहा हूँ। आज की कहानी 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। कल विक्रांत के दादा ने विक्रांत को बड़े ही सख्ती से कह दिया था कि अभी वो बाहर जाएगा और इशिका से माफी मांगेगा। उसका बिहेवियर इशिका को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो वहां से उठकर बाहर आ गई थी। और विक्रांत वहीं अपने दादाजी के सामने बस यही सोच रहा था कि वो उससे कैसे माफी मांगेगा, क्योंकि आज तक उसने अपने जिंदगी में किसी से माफी नहीं मांगी थी। वो हमेशा से ऐसे ही रहा था और अमीर खानदान में पैदा होने की वजह से उसके सामने ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई थी कि वो किसी से माफी मांग ले। लेकिन जैसे जैसे उसके माता पिता की डेथ हुई थी, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी संवेदनशीलता भी आनी शुरू हो गई थी। उसे कुछ प्यार और दर्द और उसके बारे में पता लगने लग गया था। हालांकि वो जानता था कि उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने जो इशिका को कहा था वो बिल्कुल सही था। लेकिन उसे अब सभी दिक्कतों से बचने के लिए माफी मांगने का नाटक करने का फैसला कर ही लिया था। उसे लगा कि शायद इसी में उसकी भलाई है और उसके दादा भी उससे नाराज नहीं होंगे। तभी वो भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल आया। इशिका वहीं वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ बर्गर को खाई जा रही थी और वो बड़ी तल्लीनता से अपने गुस्से को भी दबा रही थी। जब विक्रांत की तेज चाल की आहट उसके कानों में पड़ी, उसने एक नजर उसकी ओर डाली और फिर अनदेखा करते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। वो उससे बिल्कुल नाराज थी और थोड़ी थोड़ी गुस्सा भी थी। विक्रांत क्या करता, वो चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। एक रईस घराने में पले बड़े विक्रांत ने बेचारे ने कभी ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं किया था। उसने हमेशा यही समझा कि वो जो करता है वो बिल्कुल राइट है। बचपन से ही उसके दिमाग में ये बात भी बैठा दी गई थी कि पैसा सब कुछ संभाल सकता है, और उसने इस सोच को जीवन भर निभाया भी था, क्योंकि हर जो दिक्कतें आई थी उसके पैसे ने और उसकी पावर ने वो सारी दिक्कतें हमेशा सोल्व कर दी थी। लेकिन यहाँ तो मामला दिल का था, और जब मामला दिल का आता है तो वहां पैसा नहीं चलता। उसने वहीं पास बैठकर धीरे से अपना गला साफ करने की कोशिश की, जैसे वो कुछ कहने ही वाला हो। तभी इशिका ने जानबूझकर अपने रूखे लहजे में पूछा, ताकि उसकी झुंझलाहट उसे पता लग जाए और उसे यह भी पता लगे कि वो उससे नाराज है। इशिका ने कहा, क्या आपके गले में कुछ फंस गया है? विक्रांत ने सिर हिला दिया। उसने फिर से गला साफ किया। उसे एहसास हो रहा था कि जितना उसने सोचा था कि वो आसानी से माफी मांग लेगा, उतना यह आसान काम था नहीं। और एक लड़के को मनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। एक लड़की के लिए पता नहीं इंसान को क्या क्या करना पड़ जाता है। तभी इशिका ने झल्ला कर उसकी तरफ देखा, और वो जानती थी कि विक्रांत यहाँ कुछ एक ही मकसद के लिए आया है। उसके दादाजी ने उसे माफी मांगने के लिए भेजा है। तभी उसने विक्रांत की आंखों में देखकर कहा, अगर कुछ कहना है तो कह दो। विक्रांत भी लगातार इशिका की ओर देखता जा रहा था। वो देख रहा था कि इशिका लगातार अपने नाराज होने का नाटक कर रही थी, और उसने अपनी आखिरी बाइट भी मुंह में डाल ली। तभी पैकेट उठाया और डस्टबिन में फेंककर वापस कमरे में जैसे जाने लगी। तभी विक्रांत ने पीछे से आवाज लगाई, इशिका। लेकिन इशिका नहीं रुकी। वो सीधे अंदर की तरफ चली गई, और जैसे ही वो अंदर गई, अशोक ग्रोवर ने इशिका के चेहरे से ही भांप लिया था कि विक्रांत ने उससे माफी नहीं मांगी होगी। तभी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे उम्मीद है तुम मुझसे तो नाराज नहीं होगी। इशिका के पास बाबा जी से नाराज होने का कोई कारण भी नहीं था, क्योंकि वो जो कर रही थी वो सिर्फ उनकी खुशी के लिए कर रही थी। तभी उसने कहा, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी बाबा? मैं तो आपके बेवकूफ पोते से नाराज हूं। ये लास्ट वाली बात उसने बिल्कुल बुदबुदाते हुए कही थी, लेकिन अशोक उसके होठों से समझ गए थे कि उसने क्या कहा है। तभी वो धीरे धीरे मुस्कुराए और कहा, अभी तो वो पूरी तरह समझा ही नहीं है। वो बिल्कुल गवार है इस मामले में। इशिका ने भी अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, खैर उसे पूरी तरह गवार होने की जरूरत नहीं है। अशोक ने उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि अशोक ने ही उस बच्चे को पाला था, जिस बच्चे के माँ बाप उसे
उसकी जवानी से पहले ही छोड़कर चले गए थे। वो बेचारा क्या समझ पाता। उसने प्यार को कभी इतने गहन तरीके से महसूस नहीं किया था। तभी अशोक ने इशिका से कहा, बिजनेस के मामलों को छोड़कर वो सचमुच में अनाड़ी है। और अनाड़ी क्या, उसे सच में कुछ पता ही नहीं है। ये सुनकर इशिका की आवाज थोड़ी नरम हो गई। वो भी ये समझने लगी थी कि शायद उसको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ होगा कि विक्रांत को माफी कैसे मांगनी चाहिए। वो देख रही थी कि उसने हिम्मत तो की, लेकिन वो कह नहीं पाया। तभी उसने कहा, मुझे पता है मैंने भी कुछ गलती की है, लेकिन वो मुझे नीचा दिखाने के बजाय आराम से भी समझा सकते थे ना। तभी अशोक ने गंभीरता से कहा, इशिका, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं बेटा। इशिका को अचानक से हल्कापन महसूस हुआ। एक मासूम और सच्चे दिल वाला इंसान उसके सामने माफी मांग रहा था। उसके लिए यह बहुत काफी था। वो साधारण जिंदगी पसंद करने वाली और स्वतंत्र स्वभाव वाली लड़की थी, जो अपने निर्णयों में जल्दबाजी करती थी पर पीछे मुड़कर पछतावा भी नहीं करती थी। कुछ देर रुककर वो अशोक ग्रोवर से विदा लेने के लिए खड़ी हो गई। तभी उसने खड़े होकर कहा, मैं कल फिर आऊंगी। अशोक ग्रोवर ने जैसे ही उसके जाने की बात सुनी, उनके चेहरे पर मायूसी आ गई थी। तभी उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल आना। तभी इशिका खड़ी हुई और उसने कहा, हाँ मैं पक्का आऊंगी। उसने मुस्कुराया और बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि विक्रांत वहां से जा चुका था। इशिका तो यही सोच रही थी कि वो वहीं बाहर उसी बेंच पर बैठा होगा और जब वो वापस आएगी तब शायद वो उससे माफी मांगेगा। लेकिन विक्रांत तो अपने ऑफिस में चला गया था। तभी इशिका मन ही मन ये सोचने लगी और बुदबुदाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर आई। कितना झक्की आदमी है ना। एक तो खुद ही डांटता है और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोलता। और देखो, अब उसने वेट करना भी सही नहीं समझा, यहां से चला भी गया। अब वो दिल्ली की उस सड़कों पर आ गई थी, जो वो सड़कें हवेली की ओर जा रही थी। उसका मन भटका हुआ था और रास्ता भी छोटा ही लग रहा था। तभी उसका फोन बज गया। स्क्रीन पर उसकी मौसी का नाम आ रहा था। वो समझ गई, शायद फिर पैसे की जरूरत होगी। हमेशा से जब भी उसकी मौसी को पैसे की जरूरत होती, वो उसी के पास कॉल करती। अब भी इशिका को यही लग रहा था कि उसकी मौसी फोन उठाते ही उससे पैसे मांगेगी। उधर विक्रांत अपने ऑफिस में गुस्से से भरा हुआ लौट गया था। अशोक ग्रोवर ने उसे अच्छी डांट पिलाई थी, उसे माफी भी मांगने के लिए कहा था, लेकिन वो ये काम कर भी नहीं पाया था। वो अपने आप से चिड़ा चिड़ा हो गया था। तभी जैसे वो ऑफिस में गया, उसके सामने राजवीर बैठा हुआ था। तभी राजवीर ने देखा कि विक्रांत आज कुछ अलग ही मूड में है। उसके माथे पर शिकन है। तभी राजवीर ने उससे पूछा, ये इतने बोहें क्यों चढ़ाई हुई हैं? विक्रांत ने उससे भी खिंचते हुए कहा, क्या मतलब? राजवीर और विक्रांत की दोस्ती कुछ अजीब थी, लेकिन एक गहरी भी थी। दोनों को ग्रोवर इंडस्ट्रीज की स्कॉलरशिप पर एक ही स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था। राजवीर को अक्सर स्कूल में विक्रांत सताया करता था और उस ठंडे पत्थर जैसे स्वभाव वाले विक्रांत ने तब उसका साथ दिया था। तब से ही दोनों में एक अलग ही रिश्ता बन गया था। स्कूल के बाद राजवीर ने ग्रोवर इंडस्ट्रीज में नौकरी शुरू की और दोनों बिल्कुल करीब आ गए थे। हालांकि विक्रांत बाहरी तौर पर हमेशा ठंडा और बेरुखा रहता था, लेकिन राजवीर उसे अंदर से जानता था। राजवीर उसकी हर एक नस को पहचानता था। उसका मूड कब कैसा होगा और कैसा कैसा वो सोचता है। इन दोनों के बारे में कंपनी में भी अफवाहें फैलती थी कि दोनों के बीच कोई रिश्ता है, जो तब टूट गया जब राजवीर ने शादी कर ली। वह असल में पहले विक्रांत को पसंद करती थी, पर धीरे धीरे राजवीर को चाहने लगी और अंततः उसी से शादी कर ली। राजवीर हमेशा से दिल की बातें समझने वाला इंसान था। वो दिल के करीब रहा था और तभी उसने जैसे ही विक्रांत के चेहरे के हाव भाव देखे, उसे पता लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसने मजाकिया लहजे में उसकी टांग खींचते हुए कहा, बॉस कोई तो बात है जो तुम्हें उकसा रही है। आमतौर पर आदमी इस तरह बड़बड़ाते हुए दफ्तर नहीं आता। विक्रांत पहले से ही गुस्से में था। जब उसे लगा कि अब यहां आते ही राजवीर भी उसकी टांग खिंचाई कर रहा है,
वो गुस्से में हड़बड़ा उठा। तभी उसने अपनी जैकेट उतारी और हैंगर पर टांग दी और बड़बड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा राजवीर। दिल्ली की जून की गर्मी में वैसे ही हालात खराब थी। ऊपर से अपनी नई नवेली पत्नी इशिका की बातों ने उसे भीतर से और भी गर्म कर दिया था। तभी राजवीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर हंसते हुए कहा, चूंकि तुम बताओगे नहीं तो इसका मतलब यही है कि ये एक ऐसी बात है जो मैं सुलझा नहीं सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। उसे पता था कि अगर ये वो पत्ता फेंक देगा तो शायद विक्रांत उससे कुछ बात करके उसे कुछ बता दे। विक्रांत हमेशा से ऐसे ही करता था। पहले कुछ छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता, लेकिन फिर उसे बताता नहीं, अपने अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता। लेकिन राजवीर उसकी हर नस जानता था कि उसको किस समय पर कौन सी दबानी है और कैसे वो मुंह खोलेगा। उसने देख लिया था कि अगर वो जाने की बात कहेगा तो वो कहीं ना कहीं विक्रांत अपना मुंह खोलेगा ही। तभी जैसे वो दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से विक्रांत की आवाज आ ही गई, रुको राजवीर। तभी राजवीर ने गुनगुनाते हुए कहा, हाँ। और हाँ कहते ही उसने जैसे ही विक्रांत की तरफ मुड़कर देखा, विक्रांत को पहले तो लगा कि उसे राजवीर को वो बात बतानी चाहिए या नहीं। तभी राजवीर को लगा कि विक्रांत ऐसे नहीं बताएगा। उसने एक कदम और गेट की तरफ बढ़ा दिया। तभी पीछे से विक्रांत ने ऊंची आवाज करते हुए राजवीर से फिर कहा, राजवीर, मैंने तुम्हें रुकने को कहा है ना। राजवीर ने कहा, तो बॉस आगे भी बोलना होता है ना, अगर तुम बात नहीं करोगे तो फिर मैं जा रहा हूं। विक्रांत के सामने सिचुएशन ऐसी आ गई थी, वो बेचारा बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुश्किल से उसे बताना भी पड़ रहा था। तभी वो राजवीर की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की ओर खींचकर बोला, जब तुम अपनी बीवी से गलती कर बैठते हो तो माफी कैसे मांगते हो। उसने झट से ही सवाल पूछ लिया। उसे कोई भूमिका नहीं बांधी कि आगे पीछे करके कोई सवाल का जवाब पूछ ले। उसने सीधे ही सवाल पूछ लिया। तभी राजवीर उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसे पहले तो लगा था कि कुछ ऐसी बातें होंगी, लेकिन माफी मांगने की बात इतनी बड़ी हो जाएगी, ऐसा विक्रांत ने क्या कर दिया। और अभी तो कुछ भी दिन नहीं हुए थे शादी को, तो ऐसा राजवीर ने अपनी पत्नी के साथ क्या कर लिया कि उसे माफी मांगनी पड़ी। तभी उसने कहा, क्या बॉस, अभी एक दिन भी नहीं बीता और तुमने उससे गलती भी कर ली हैं। वो जानता था कि विक्रांत का स्वभाव तुनक मिजाज है, लेकिन उसने सोचा कि शायद शादी के शुरुआती दिन शांति से बीतेंगे, वो अच्छे से रहेंगे, लेकिन वो तो शादी के दूसरे दिन ही लड़ाई कर बैठे। तभी विक्रांत ने सफाई दी, मैंने हमेशा की तरह बात की, लेकिन वो रोने लगी। अब तुम ही बताओ। राजवीर ने भौहें उठाई और कहा, क्या हमेशा की तरह। राजवीर जानता था कि विक्रांत हमेशा की तरह बातें ऐसे ही करता था, जैसे कोई सीधा ताना मार रहा हो। तभी राजवीर ने उसे टोक कर कहा, ऐसी लड़की से वैसे बात मत करो जिसे हाल ही में छोड़ दिया गया हो और जिसने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कंपनी बचाने के लिए शादी की हो। उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है और तुम उसे ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम हमेशा करते हो। राजवीर जानता था कि अगर वो उसके बिजनेस को बीच में लेकर आएगा, कंपनी के बारे में उससे जुड़ी हुई कोई बातें करेगा, तो शायद विक्रांत कुछ बात को समझने की कोशिश करे। अगर वो उसे सीधा सीधा कहता कि तुम उससे जाकर माफी मांग ले, तो विक्रांत कभी नहीं मांगता। तभी उसने उस बिजनेस को बीच में लेकर आ गया और उसने कंपनी का नाम लिया। कंपनी का नाम सुनते ही विक्रांत के चेहरे पर के भाव कुछ उलट पुलट हो गए। उसे लगा कि शायद राजवीर सही कह रहा है। उस लड़की ने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ उसकी कंपनी बचाने के लिए उससे एक बार में शादी कर ली। उसने उसे जाना पहचाना भी नहीं। तभी विक्रांत ने बेमन से वो बात भी स्वीकार ली कि उसे लगने लगा था कि शायद उसने गलत किया होगा। तभी उसने राजवीर की ओर देखते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो राजवीर, लेकिन अब तुम इसका सॉल्यूशन भी तो बताओ, क्या करूं। राजवीर ये सुनते ही हंसने लगा। अरे भाई, करना क्या है, करना तो कुछ भी नहीं। बस तुम्हें अपना ये सूट उठाना है, गाड़ी की चाबी लेनी है, लिफ्ट से नीचे जाना है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, गाड़ी को पार्किंग से बाहर लेकर आना है,
विक्रांत उसकी बातें सुन सुनकर चिड़चिड़ा हो गया था। उसे लगने लगा था कि ये बातों को घुमा क्यों रहा है। तभी उसने कहा, अरे यार बता अभी क्या करना है, क्यों बातों को घुमा रहा है। तभी राजवीर ने कहा, मेरे भाई बस इतना ही करना है, तुम्हें घर जाकर बस माफी मांगनी है, और ये मुश्किल काम नहीं है। विक्रांत राजवीर को देख रहा था कि वो किस तरीके से उसके पीछे ही पड़ गया था, लगातार उसकी टांग खिंचाई कर रहा था। यह बात वो एक बार में भी तो कह सकता था कि वो घर जाकर उसे माफी मांग ले, लेकिन उसने एक एक बात को इतनी बार घुमा दिया। अब विक्रांत कर भी क्या सकता था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या विक्रांत घर जाकर इशिका से माफी मांगेगा? क्या इशिका उसे माफ कर देगी? क्या होगा आगे कहानी में? क्या इंटरेस्टिंग मोड़ लेगी कहानी? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यह हमारी कहानी सीओ से शादी हर रोज सुबह 9:15 बजे आती है, तो आप लोग सुबह 9:15 बजे कहानी को जरूर देखिए। और अगर आप टाइमिंग में कोई चेंजेस चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप इस कहानी को पहले सुनना चाहते हैं तो हम पहले अपलोड कर देंगे। चलिए अब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना, और एक कमेंट करना, और एक शेयर करना।